चलिए आज बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, गणित। और उसमें भी हम दो ऐसे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे जो लगभग हर परीक्षा में आते ही हैं, अनुपात और समानुपात और साधारण ब्याज। और ये सिर्फ किताबी विषय नहीं है। असल में ये सोचने का एक तरीका है जिसे परीक्षक मतलब जो एग्जामिनर है वो परखना चाहता है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के कुछ सिलेबस दस्तावेज हैं और सबसे मजेदार बात, कुछ हल किए गए प्रश्न पत्र भी हैं। तो आज का मकसद सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन असली सवालों के जरिए परीक्षक के दिमाग को समझने की कोशिश करना है। हमें ये क्रैक करना है कि इन सवालों के पीछे का तर्क क्या है। हाँ, चलिए इसे इस तरह देखते हैं। हम सिर्फ सवाल हल नहीं करेंगे, हम सवाल बनाने वाले की रणनीति को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सिलेबस तो कहता है कि एक बुनियादी मौजू है, पर ये सिर्फ दो संख्याओं की तुलना करने से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। अनुपात असल में चीजों के बीच के संबंध को समझने की एक कला है। प्रश्न पत्रों में एक सवाल था जिसमें संयुक्त अनुपात निकालने को कहा गया था। अच्छा। उसमें 3 अलग अलग अनुपात दिए गए थे, 1:3, 5:11 और 22:25। ओ, तो संयुक्त अनुपात का मतलब असल में अनुपात का एक चेन रिएक्शन है। मतलब हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ रहे हैं ताकि शुरू और आखिर के बीच एक सीधा कनेक्शन मिल सके। मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक चेन रिएक्शन ही है और इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी काफी सीधा है। कैसे? आप सभी अनुपातों के पहले पदों को एक साथ गुणा करें और सभी दूसरे पदों को एक साथ। ठीक है। तो पहले पद हैं 1, 5 और 22, जिनका गुणनफल हुआ 110। और दूसरे पद हैं 3, 11 और 25, जो हो गए 825। से देखकर लगता है कि ये 55 से कट जाएंगे, तो अनुपात 2.15 बन जाएगा। एकदम सही। लेकिन यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ हिसाब नहीं है, ये एक तरह की फोरेंसिक सोच है। कैसे? एक पुलिस अधिकारी को शायद अलग अलग सुरागों जैसे गवाह का बयान, फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा, इन सबको मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनानी पड़ती है। सही बात है। हर सुराग एक अनुपात की तरह है और उन सबको मिलाकर ही संयुक्त अनुपात यानी केस का हल निकलता है। ये एक शानदार एनालॉजी है। परीक्षक असल में यही परख रहा है क्या उम्मीदवार बिखरी हुई जानकारी को एक तार्किक श्रृंखला में पिरो सकता है। अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। एक और सवाल था जिसमें अनुपात को प्रतिशत के साथ मिला दिया गया था। ये परीक्षक का एक पसंदीदा तरीका लगता है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक ही सवाल में डाल देना। हाँ, हमेशा। सवाल था, अगर P Q से 30% अधिक है और R P से 25% अधिक है, तो Q और R का अनुपात क्या है? ये एक क्लासिक सवाल है। यहाँ परीक्षक सिर्फ आपकी गणित नहीं बल्कि दबाव में दो अलग अलग विचारों को एक साथ प्रोसेस करने की आपकी क्षमता को देख रहा है। इसे हल करने का पारंपरिक तरीका है कि हम एक कॉमन ग्राउंड खोजें, मतलब सभी को Q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो पहला कदम होगा P को Q के रूप में लिखना। P Q से 30% ज्यादा है, मतलब P बराबर 1.3 गुना Q। सही। और दूसरा कदम R P से 25% ज्यादा है, मतलब R बराबर 1.25 गुना P। अब हम P का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। हाँ, तो R बराबर 1.25 गुणे 1.3 Q, जिसे गुणा करने पर R बराबर 1.625 Q आता है। एक मिनट, P को Q के रूप में बदलना, फिर R को P के रूप में, इसमें तो गलती होने की बहुत गुंजाइश है, खासकर जब परीक्षा में समय का दबाव हो। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कम स्टेप्स हो, या Q को 100 मानकर शुरू करना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये सीधे तौर पर परीक्षा की रणनीति से जुड़ा है। हाँ। Q को 100 मानना एक बहुत ही कारगर तरीका है, खासकर जब सवाल प्रतिशत में हो। चलिए वैसे करके देखते हैं। ठीक है। अगर Q 100 है तो P उससे 30% ज्यादा है, यानी P कितना हो गया? P हो गया 130। सही। और R P से 25% ज्यादा है। तो अब हमें 130 का 25% निकालना होगा, जो कि 32.5 होता है। तो R हो जाएगा 130 + 32.5 = 162.5। बिल्कुल। अब देखिए कितना आसान हो गया। हमें Q और R का अनुपात चाहिए, जो है 100.162.5। और दशमलव हटाने के लिए दोनों को 10 से गुणा करें, तो ये 1000
और 1625 बन जाता है। जी, और अब इसे 125 से भाग दें तो आपको सीधा 8.13 मिल जाएगा। ये तरीका मुझे ज्यादा पसंद आया। इसमें गलती की संभावना कम है और ये ज्यादा सीधा लगता है। और यही तो समझना है, सही उत्तर तक पहुंचना एक बात है, लेकिन सबसे तेज और सुरक्षित रास्ते से पहुंचना दूसरी। परीक्षा में यही मायने रखता है। इसी प्रश्न पत्र में एक और सवाल का जिक्र था जिसमें 3.2 के अनुपात में 2 तरह के अनाज को मिलाया गया था। तो एक सवाल रिश्तों का है जैसे P और Q, और दूसरा मिलावट का। क्या परीक्षक इन 2 तरह के सवालों से उम्मीदवार की अलग-अलग क्षमताएं परख रहा है? निश्चित रूप से। PQR वाला सवाल आपकी तार्किक श्रृंखला बनाने की क्षमता को परखता है, जबकि अनाज मिलाने वाला सवाल, जिसे हम मिश्रण या एलिगेशन कहते हैं, आपकी भारित औसत और व्यावहारिक समस्या समाधान की क्षमता को जांचता है। अच्छा। यह दिखाता है कि आप वास्तविक दुनिया की स्थितियों को समझते हैं या नहीं। दोनों ही अनुपात पर आधारित हैं, लेकिन दोनों दिमाग के अलग-अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये तो सवालों के पीछे की पूरी साइकोलॉजी है। अच्छा, अभी तक हम चीजों की तुलना कर रहे थे। अब इसी तुलना में एक और चीज जोड़ते हैं, समय। और जब तुलना में पैसा और समय दोनों आ जाएं, तो हम ब्याज की दुनिया में पहुंच जाते हैं। बहुत ही सहज ट्रांजिशन। चलिए अब पैसों के तर्क यानी साधारण ब्याज को समझते हैं। प्रश्न पत्र में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल था। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 1120 रुपए और 5 साल में 1200 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है? अब यहाँ फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे लगता है कि सवाल में ही कोई सुराग छिपा है। बिल्कुल छिपा है, और वो सुराग है साधारण ब्याज शब्द। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर साल मिलने वाला ब्याज बराबर होता है। अच्छा। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं है, जहां ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अच्छा, तो अगर 4 साल में राशि 1120 है और 5 साल में 1200, तो जो बीच का अंतर है वो सिर्फ 1 साल का ब्याज होगा, है ना? एकदम सही। तो 1 साल का ब्याज हुआ 1200, 1120 इज इक्वल टू 80 रुपए। सिर्फ 1 साल का अंतर निकालकर। कमाल है। तो हर साल 80 रुपए ब्याज के तौर पर जुड़ रहे हैं। जी। ये तो बहुत आसान हो गया। तो 4 साल का ब्याज होगा 80 गुणा 4 यानी 320 रुपए। बिल्कुल। और सवाल कहता है कि 4 साल बाद कुल राशि 1120 रुपए हो जाती है। इस राशि में मूलधन और 4 साल का ब्याज दोनों शामिल हैं। अब समझ आया। तो 1120 में से 320 घटा दो और हमें मूलधन मिल गया 800 रुपए। ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीका है। हाँ। बिना किसी जटिल फॉर्मूले का इस्तेमाल किए सिर्फ साधारण ब्याज के मूल सिद्धांत को समझकर पीछे की ओर गणना की जा सकती है। और परीक्षा में यही सोच आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। फॉर्मूला हर किसी को याद होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की गहरी समझ आपको समय बचाने वाले ऐसे शॉर्टकट देती है। अंत में एक ऐसा सवाल देखते हैं जो दोनों दुनियाओं को एक साथ लाता है। 15,000 रुपए 3 साल के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। फिर जो कुल राशि मिलती है उसे 2 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। अंतिम राशि क्या होगी? परीक्षा में जब आप ये सवाल देखेंगे तो पहली प्रतिक्रिया घबराने की हो सकती है, क्योंकि इसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। लेकिन रुकिए। हाँ, ये डराने वाला लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत जटिल फॉर्मूला होगा। पर ऐसा है नहीं। परीक्षक यहाँ आपकी गणित से ज्यादा आपकी शांति, आपका कंपोजर परख रहा है। अच्छा। क्या आप एक बड़ी समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, या उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ सकते हैं? इसे 2 अलग-अलग आसान सवालों की तरह देखें। ठीक है, तो पहला सवाल है 15,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज पर 3 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा? हर साल का ब्याज हुआ 1,500 रुपए, तो 3 साल का 4,500 रुपए। कुल राशि हो गई 15,000 प्लस 4,500 इक्वल्स टू 19,500 रुपए। ये तो सीधा था। बिल्कुल। अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। ये 19,500 रुपए अब हमारा नया मूलधन है, जिसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले साल का ब्याज होगा 19,500 का 5%, जो कि 975 रुपए होता है। सही। तो पहले साल के अंत में राशि हो गई 19,500 प्लस 975 इक्वल्स टू 20,475 रुपए। बहुत अच्छे। अब दूसरे साल का ब्याज इस नई राशि 20,475 रुपए पर लगेगा, न कि 19,500 पर। यही चक्रवृद्धि ब्याज का मूल अंतर है। अच्छा, तो 20,475 का 5% होता है 1,023.75 रुपए। तो अंतिम राशि हुई
20,475 प्लस 1,023.75 यानी 21,498.75 रुपए। जब हमने इसे टुकड़ों में तोड़ा तो ये उतना मुश्किल नहीं लगा। यही तो बात है। ये प्रश्न सिर्फ ये उजागर करता है कि साधारण ब्याज हमेशा शुरुआती मूलधन पर लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और उस पर जमा हुए ब्याज दोनों पर लगता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अनुपात सिर्फ तुलना नहीं बल्कि संबंधों को जोड़ने और एक तरह से फोरेंसिक विश्लेषण का एक उपकरण है। हाँ, और साधारण ब्याज एक सीधे तर्क पर काम करता है जिसे समझकर हम फॉर्मूलों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षक अक्सर इन अवधारणाओं को मिलाकर हमारी समस्या को टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता को परखता है। इन सब विश्लेषण के बाद एक दिलचस्प सवाल उठता है। अभी तक हमने जिन समस्याओं पर चर्चा की वे दिए गए नियमों जैसे ब्याज दर या मिश्रण के अनुपात के आधार पर परिणाम की गणना करने के बारे में थी। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि वास्तविक दुनिया में ये शुरुआती नियम तय कैसे होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। हम तो बस दिए गए नंबरों से खेल रहे हैं, लेकिन वे नंबर आते कहाँ से हैं? ये कौन तय करता है कि कोई बैंक 10% ब्याज देगा या किसी बिस्कुट को बनाने के लिए आटे और चीनी का अनुपात 3.2 का होना चाहिए? सही। यह हमें केवल सवाल हल करने से आगे सोचने पर मजबूर करता है। एक ब्याज दर सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये किसी देश की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति की उम्मीदों और आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। इसी तरह एक मिश्रण का अनुपात एक कंपनी की लागत, आपूर्ति श्रृंखला और बाजार की मांग के गहरे विश्लेषण का परिणाम हो सकता है। तो अगली बार जब कोई इन सवालों को हल करे तो ये सोचना भी दिलचस्प होगा कि इन नंबरों के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि असली दुनिया उन कहानियों से ही चलती है, सिर्फ फॉर्मूलों से नहीं।